गुड इवनिंग क्लास। क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर ऑडिबल है? आप लोग एक बार बता दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई इश्यूज तो नहीं है। शैल वी स्टार्ट? आज संडे था, मैंने काफ़ी थोड़ा मूड भी ऑफ चल रहा था, तो मैं सोचा क्लास नहीं लूँ। फिर मैंने सोचा कमिटमेंट आपको दिया हुआ है, 20 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो आज क्लास लेना कंपलसरी था। आज 19 तारीख हो गया आपका। कल कैसे भी मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। कल आपका 2 क्लासेस होगा, एक आपका आफ्टरनून में रख लूँगा 2 बजे के आसपास, और एक शाम को 8 बजे क्लासेस रख लेंगे, तभी जाके 2 क्लास और लग गया आज का छोड़ के, तब जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, जो यूनिट नंबर 9 है, फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दिए हैं, ऐप में मिल गए होंगे, ठीक है। आज और कल में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट यूनिट में। मैं आपको इतना चीज़ एश्योर कर रहा हूँ, जितना मैं नोट्स दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन आपके इससे बाहर से नहीं आएगा। काफ़ी डीप में जाकर मैंने पढ़ाया एक एक कंसेप्ट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लास को। तो पहला वाला टॉपिक मैं देख रहा था, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ये तो फिजिकल फिटनेस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यूनिट नंबर जो 7-8 कंबाइन करके मैंने पढ़ाया था आपको। पर इसको पढ़ने से पहले ना हमें ये दो नीचे वाला जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये ऊपर वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लियर होगा। तो आज से क्लास में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का। तो ये 2 टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। इस वाले टॉपिक को कल 2 बजे दोपहर में कवर कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक को कल रात को 8 बजे कवर कर लेंगे। सबके टेस्ट आपको कल रात तक ही अपडेटेड मिल जाएंगे, सिलेबस आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे रिवीजन, पीवाईक्यू सारे पेपर सॉल्व करेंगे। ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कंप्लीट सिलेबस मॉक्स, ठीक है। फिर वो तरफ उसके तरफ जाएंगे हम लोग क्वेश्चंस लगाने की तरफ। आप लोग के पढ़ते इस वक्त जो भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते जा रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि मान लो किसी को हेल्प कर रहे हो। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको आलतू फालतू क्वेश्चन से पूछते रहते हैं, तो वहाँ आप लोग अवॉइड किया करें। सर हर एक मिनट सर बता दो, सर डाउट है, सर ये डाउट, सर वो डाउट है। लेजिटिमेट डाउट हो तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। तो मैं बताया आपको हमने टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। थोड़ा सा मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रिविजन जान लेते हैं। हाँ, रिवीजन तो स्टार्ट कर देंगे ऑल यूनिट्स का, साइड बाय साइड में बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वरना बाद में हमारे पास टाइम बचेगा नहीं मॉक्स लगाने के लिए। तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज व्हाट, मायोलॉजी। सिंपल सा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बेसिक सा टर्म है जो जान लेते हैं। हमारे बॉडी में कॉम्पोजिशन जो होता है उसमें 40% किसका होता है, बॉडी वेट में मसल्स का होता है। तो जो भी हमारा मूवमेंट होता है ना, मान लीजिए एक होता है सेल होता है, ठीक है, एक होता है केमिकल लेवल होता है। सबसे पहला केमिकल लेवल, एटम्स मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बनता है, सेल्स बनता है। सेल्स से मिलकर बनता है क्या, टिश्यूज। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, आपके मसल्स बनाते हैं। तो जो भी हमारा मूवमेंट होता है, मसल्स कराती है हमारा मूवमेंट। कैसे कि जो हमारी हड्डियां मूवमेंट नहीं कराती, हमारी बोन्स मूवमेंट नहीं कराती है, हमारी बोन्स के साथ स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं, वो जो हमें मूवमेंट कराती हैं। तो मसल्स मूवमेंट कैसे कराती हैं, उनका एक मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का। सिंपल से सब समझ लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसके लिए एक पूरी थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उतना डीप में नहीं जाना है हमें, बस इतना पता रहना चाहिए मसल्स मूवमेंट कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करके मूवमेंट करता है। हमारे बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक सा चीज़ें बता रहा हूँ, बस सुनते रहिएगा, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है। यूनिट 3 का आपके लिए अलग से मैं क्लास लगा लूंगा, कंप्लीट गेम्स का इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ही पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी पढ़ना फोकस करिए, ठीक है। तो अगर हम मसल्स को क्लासीफाई करें, आप लोग पढ़ते हुए आएंगे, क्लास 8-9 में पढ़ा ही होगा आपने कि 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होता है वॉलंटरी इन नेचर, एक होता है इनवॉलंटरी इन नेचर, और एक होता है कार्डियक मसल। तो वॉलंटरी मतलब खुद जाके कर रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल ऑफ विल में होता है, जिसको हम स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बोन से अटैच होता है जो हमारा मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मुझे पेन उठाना है, तो वॉलंटरली मैं पेन उठा रहा हूँ ना, तो ये जो अटैच है मेरे स्केलेटल मसल से, मुझे वॉलंटरली मूवमेंट करा रहे हैं। तो पहला हो गया वॉलंटरली मसल्स और स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या बोला, इनवॉलंटरली नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कहाँ रहेगा, जो हॉलो ऑर्गन से अंदर में इंटेस्टाइन्स वगैरह में रहते हैं ना, ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक में,
तो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, तो ये आपको आपके कंट्रोल में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं ना, अपने आप अपना डाइजेशन कर रहे हैं, तो ये इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं। तीसरा होता है कार्डियक मसल, कार्डियक यानी कि हार्ट, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ आपका हार्ट में पाया जाता है, और ये भी आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। क्या हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही फंक्शन कर रहा है ना, तो कार्डियक मसल हार्ट में पाया जाता है। ये सिंपल सा चीज़ें था, बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया मसल्स के बारे में। अगर हम मसल्स का स्ट्रक्चर देखें ना, तो क्या होता है बेसिकली, ये मान लीजिए मेरा बोन है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि बोन से, मान लीजिए यहाँ पे एक और बोन रहता, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको ये बोन है और ये बोन है, तो बोन को जोड़ता है कौन? जोड़ता है आपका लिगामेंट जोड़ता है, बताया था मैंने। बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट करता है। और एक चीज मैंने बताया था आपको, बोन्स को मसल से कौन अटैच करता है? टेंडन करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट क्या है? टेंडन हो गया, क्योंकि क्या है, ये मेरा एक स्केलेटल मसल है मान लीजिए, और मसल से अटैच कर रहा है। तो बीच में कौन जोड़ रहा है? बोन को मसल से टेंडन जोड़ता है। अगर इस टेंडन में इंजरी आती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था स्पोर्ट्स इंजरीज में स्ट्रेन बोलते हैं, बताया था ना मैंने, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ टेंडन आ रहा है। अब क्या बोला है? मसल्स मेरे जा रहे हैं, तो ये डीप फैसिका है, ठीक है। मतलब छिलका, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, तो मेरे मसल्स के भी छिलका है मान लीजिए, तो ये डीप फैसिका है। जैसे मान लीजिए एक मसल निकल रहा है, एक मसल स्ट्रक्चर निकला, अब इसके अंदर से एक बंडल मायोसल फाइबर निकलेगा, फिर इसके अंदर से एक निकलेगा, फिर इसके अंदर से एक निकलेगा, ऐसे करते करते एक मायोफाइब्रिल आता है, फिर इसके अंदर सार्कोमियर आता है, फिर इसके अंदर आता है एक्टिंग मायोसिन फिलामेंट्स आते हैं, ऐसे करते करते इनका मैकेनिज्म आता है। आपको मैंने बस इतना दिखाया है, ऐसे बंडल ऑफ मसल्स में हमारे बने रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मसल आया, फिर इसके अंदर से एक फाइबर निकलेगा, फिर इसके अंदर से एक फाइबर निकलेगा, तो ऐसे करते करते हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उतना डीप में नहीं जाना है हमें, ठीक है। बस आपको मैंने दिखाया है कि भैया ये हड्डी होता है, ये मसल होता है जो बीच में कनेक्ट करता है, उसको टेंडन बोलते हैं। और मसल का एक स्ट्रक्चर हमें आइडिया रहे कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, तो बेसिक्स आइडिया आपके हमें पता चलेगा मस्कुलर सिस्टम के बारे में। पर हमें टॉपिक क्या दिया गया? इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करेंगे, जब हम खेल कूद करेंगे, तो क्या उसका इफेक्ट आएगा। उससे पहले एक और चीज देख लीजिएगा, ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, बेसिक सा है नर्व सेल आपका। तो ये मेरा मान लीजिए एक मसल है, क्या है? ये एक मसल है पूरा, ठीक है। तो ये मेरा स्केलेटल मसल का डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्केलेटल मसल यानी कि स्केलेटल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपका एक न्यूरॉन होता है ना, तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है जो कनेक्ट करता है, बेसिकली इंपल्स जो जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे, मैं बोलूंगा कि मुझे मूवमेंट करना है, बॉल आ रहा है, कैच करना है, तो मेरा दिमाग न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजेगा। अब भैया कौन हाथ एक्सपेंड करेगा? मसल्स ही तो करेगा ना। मैंने बताया आपके बॉडी मूवमेंट कौन करवा रहा है? मसल्स करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते। तो जाएगा न्यूरॉन्स, फिर मसल्स जहाँ पे होंगे मसल सेल में जाके इम्पल्स को पास करेगा। तो उसी जंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक रिसेप्टर काम करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, जो इम्पल्स भेज रहा है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसको आपको याद नहीं करना है, याद आपको यहाँ से करना है। अभी तक जितना भी चीज़ें थी सारी बेसिक कंसेप्ट थी, जो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए था। आप लोगों को पढ़ा होगा कभी ना कभी, 10th तक तो बायोलॉजी सभी लोगों ने पढ़ाई होगा, साइंस। तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो हमारे बॉडी में 600 650 से अधिक काफी सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बता दिया आपको 40% हमारे बॉडी वेट क्या होते हैं? मसल्स में होते हैं। तो जनरली द मसल्स आर अटैच बाय टफ फाइबर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंडन्स। टेंडन से अटैच हैं, ब्रिज बना रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं, हमारा जो भी कराना है, हमें एक धागा सिलना हो सुई का, या फिर एक बॉल उठाना हो, कोई भी काम करना हो, तो मसल्स काम करते हैं वहाँ पे हमारे को मूवमेंट कराने में। भले मुझे जिम में जाके वेट उठाना हो या फिर पेन से लिखना हो, तो मसल्स मुझे बोल रहे हैं, काम करवा रहे हैं कि मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ अपने लिम्स का, जो भी काम मुझे करवाना है। अगर हम इनके प्रभाव देखें, इफेक्ट देखें ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया। एक बोला है क्या? शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका मस्कुलर सिस्टम है, जब मैं खेलने जा रहा हूँ, तो फटाफट इसमें मसल्स में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है शॉर्ट टर्म में, यानी कि अभी तुरंत खेला तो क्या आ रहा है, और वही चीज को मैं करते जाऊंगा। मान लीजिए मैं डेली खेलता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो लॉन्ग टर्म में अगर खेलते जाऊंगा, पार्टिसिपेट करते जाऊंगा, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही मैंने दो क्लासिफिकेशन कर दिया। पहला हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म।
ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक आपका दिया हुआ है। काफी सिंपल है, चीजें जो लिखी गई उसको नहीं समझना है, बस कंसेप्ट समझ लेना। याद तो करने वाला चीज पहला ही लाइन है ना कि भैया ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। जब भी हम खेलने जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं ना, कोई गोरे गोरे लोग होते हैं जो एकदम पूरा चेहरा लाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनके मसल्स में जा रहा है पूरा, क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू मैच डिमांड ऑफ फ्यूल टू मसल्स द सप्लाई और कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीजेस टू होल बॉडी और इन द पर्टिकुलर मसल ग्रुप वेयर एक्टिविटी इज लार्जली इम्पैक्टेड। जहां भी मैं मान लीजिए खेलने जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, मसल्स कैसे काम करती है, मसल्स को भैया ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। अब मसल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ब्लड में जाके मिलता है, ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन जाके पहुंचता है मसल्स तक। तो जा रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तभी तो मेरा ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए मेरा मसल्स को काम करने के लिए। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत पेज लिखना है, अब मेरे हाथ में मसल्स में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जब उसमें ब्लड जाएगा। तो ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है आपका, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अब भैया क्या होगा, जब आपके मसल्स को इतना काम करना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो क्या होगा, मसल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके करते हैं। तो मसल्स का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना। देखा होगा आपने, खेलते हैं तो हमारा बॉडी हीट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो मसल्स का टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, क्योंकि भैया जो भी काम हो रहा है ये एनर्जी जनरेशन का, इसमें काफी सारा हीट लिबरेट हो रहा है बॉडी से, तो आपका मसल्स का टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा क्या बोला, मसल का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। अब मसल्स, मान लीजिए आप सोए हुए हैं, ठीक है, बढ़िया सो के उठिए, आपका मसल देखेंगे एकदम कामली पड़ा हुआ है, बढ़िया कुछ भी रिलैक्स मोड में पड़ा हुआ है। पर जब आप काम करेंगे तो देखेंगे ना कि बोलते हैं कि वार्म अप कर लो, खेलने से पहले आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अच्छे से आपको मूवमेंट हो पाएगा, अच्छा काम कर पाएंगे आप कोई भी स्पोर्ट्स में। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब उस पर ब्लड जा रहा है तो उसको एक्टिव कर दे रहा है उस मसल्स को, तो आपका अल्टीमेटली नॉर्मल रेंज से वो बॉडी और मसल स्ट्रेच होगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेटली आपका बढ़ेगा। अब क्या बोला है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, यानी कि लैक्टिक एसिड आपका बढ़ेगा। अब लैक्टिक एसिड कैसे बढ़ेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो रहा है क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब होता है ना हमारे मसल्स में, तो क्या होता है, ऐसा होता नहीं, सेकंड विंड आता है कंडीशन कि अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा गला सूख गया, मैं मर जाऊंगा भागूंगा तो वाले कंडीशन कैसे आता है, जब आपके बॉडी में H प्लस आयंस लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। तो जब भी जो बिगिनर है, मान लीजिए आप में से कोई स्पोर्ट्समैन नहीं होगा, बोल दूंगा 2 राउंड भागो ग्राउंड का, आप जाओगे बोलोगे अब नहीं हो पाएगा, मर जाऊंगा, तो लैक्टिक एसिड आपके मसल से बढ़ चुका है, जो आपको वो वाला कंडीशन ला रहा है सेकंड विंड वाला। तो यही होता है, आपके मसल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया ऑक्सीजन चाहिए। अब भैया जितना ऑक्सीजन चाहिए था नहीं मिल पा रहा है उस मसल्स को, तभी तो आप थक रहे ना, थक तभी रहे। तो जब नहीं मिल पाएगा ना, तो इसी कंडीशन में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड होगा ना, उतना जल्दी आपको पेन होगा, थक जाएंगे, उतना काम नहीं कर पाएंगे। समझ गया, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट ये शॉर्ट टर्म में होता है, समझ गया ना। ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, मसल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लैक्टेट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है। फिर क्या बोला, माइक्रो टीयर्स आएगा मसल फाइबर, मतलब मान लीजिए होता ना कि शुरू शुरू में खेलने गया, काफी दिनों बाद 2 महीने से खेलना छोड़ दिया है, अब पहला दिन खेलने गया तो पूरा पूरा बॉडी पेन होगा, मसल्स, मम्मी आज खेल लिया पूरा पैर दुख रहा है, पैर भर गया बोलते हैं। तो माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं मसल्स में, क्यों, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपने उसको एक्टिव किया है, काम किया है, तो क्रैक आ जाए, हल्का हल्का टीयर आ जाएगा, माइक्रो टीयर। फिर उसको धीरे धीरे रिहैब होता है, वो स्ट्रेस आपका जो भी आया है, ठीक है, फिर लॉन्गर टर्म में करते 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 आपके मसल्स डेवलप होते हैं। तो जब लॉन्गर टर्म में हम करते हैं ना, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जब वो लॉन्ग टर्म में डेवलप हो गया, आपके मसल्स बन गए, तो भैया शॉर्ट टर्म में टीयर हो जाएगा माइक्रो मसल फाइबर, तो मुझे रिकवरी लगेगी, मुझे लगेगा कि मैं बढ़िया डाइट लूँ, सो जाऊँ, थक गया हूँ, तो उसको रिकवरी करने में टाइम लगता है। तो माइक्रो टीयर्स आते हैं मसल फाइबर्स में जब भी हम शॉर्ट टर्म में इंडल्ज होते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई हो गया, इंक्रीज मसल टेम्परेचर हो गया, इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट हो गया, माइक्रो टीयर इन मसल फाइबर हो गया। तो ये सब क्या थे, आपके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स थे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी हिंदी में लिखा गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार हिंदी को रीड करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं। जब मैं लंबे समय तक खेल रहा हूँ, तो लंबे समय यानी कि कौन आ जाएगा इसमें, जो स्पोर्ट्स रेगुलर खेलता है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन आ जाएंगे। मान लीजिए एक्सरसाइज में इंडल्ज होते रहते हैं, तो जब वो इंडल्ज होंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा ऑन देयर मस्कुलर सिस्टम। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। क्या बोला है, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एक्सरसाइज। जब ऐसा होगा ना, साइंटिफिकली आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, आपने बांट दिया, इतना ट्रेनिंग कराना है, ये ट्रेनिंग करना है,
इतना इंटेंसिटी के साथ इतना वॉल्यूम रखना है, सिस्टमैटिक एक्सरसाइज करते करते जा रहे हैं, तो जो आपका मसल्स का थिकनेस था मसल फाइबर का, एक मसल फाइबर का, वो मोटा होते जाएगा, इसका थिकनेस मोटाई बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते होता है ना कि जिम जाते हैं, अब मैं एक दिन गया तो पंप तो हुआ नहीं मसल्स, लेकिन मैं अगर करते गया तो जो मेरी मसल्स की थिकनेस थी क्या होती, थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है, थिकर होती जा रही है, तो क्या होता है, इसलिए आपको बोलते हैं बॉडी बन रहा है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मसल फाइबर, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। मसल साइज आपको बढ़ जाएगा ना, तभी तो बॉडी बन रहा है, मैं जिम जा रहा हूँ तो भैया रेगुलर जा रहा हूँ तभी तो हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मस्कुलर मसल हाइपरट्रॉफी। हाइपर यानी कि बढ़ गया, ट्रॉफी यानी कि बढ़ा हुआ। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। फिर क्या बोला है, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन्स। आपको मैंने बताया भैया लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है, टेंडन क्या होता है, जो बोन को मसल से जोड़ता है। तो जब मैं एक्सरसाइज करूंगा लॉन्ग टर्म में तो भैया ये मजबूत हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये बोन को अच्छे से बाइंड करके रखेगा, या फिर बोन को मसल से टेंडन में अच्छे से बाइंड करेगा। इनमें इंजरी के चांसेस नहीं आएंगे जल्दी, वियर एंड टियर नहीं होगा। अगर ये कमजोर पड़ेंगे तो आपको इंजरी जल्दी होगा। स्ट्रेन और स्प्रेन हमने पढ़ा था ना, लिगामेंट में स्प्रेन होता है, टेंडन में आपका स्ट्रेन होता है, टी टी। तीसरा क्या बोला है, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको तो पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इन्होंने पावर हाउस ऑफ सेल। तो क्या होता है भैया, पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, क्योंकि एनर्जी जनरेट कर रहा है बार बार। तो आपका क्या होता है, पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया था मान लीजिए, पर आपने क्या किया, रेगुलर एक्सरसाइज करते गए तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ गई। अब भैया जितना क्वांटिटी बढ़ेगा उतना जल्दी से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर को, बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी करेंसी है, मैंने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब भैया माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, तो साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेरे बॉडी में इंक्रीज हो रहा है जब मैं लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कर रहा हूँ मस्कुलर सिस्टम पे, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन मैंने क्या बताया था, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बताया था, जो बच जा रहा है मान लीजिए ग्लूकोज को मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, तो जो ग्लाइकोजन के स्टोरेज था, अब होता नहीं कि पावर बैंक है मेरे पास, मान लीजिए एक पावर बैंक है, छोटा वाला है, बहुत ही कम चार्जिंग करता है मोबाइल को, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा वाला है देर तक 4-5 मोबाइल को चार्जिंग कर देगा, बड़ा वाला। तो भैया पावर बैंक की कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन स्टोरेज हो गए ना। आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम पे, क्या हो रहा है, आपका पावर स्टोरेज बढ़ रहा है, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ रहा है। अब भैया मेरा ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ेगा तो जो मुझे सिस्टम पहले 60 मिनट तक मान लीजिए एनर्जी देता था, अगर मैंने इसका स्टोरेज को बढ़ा लिया है तो अब ये मुझे 90 से 120 मिनट तक देगा कि नहीं देगा, जब बढ़ा लिया है तो ये कैसे आएगा, एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मस्कुलर सिस्टम पे ये इफेक्ट आ रहा है। पढ़ाया तो एनर्जी सिस्टम मैंने, एटीपी पीसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम। ठीक है, कल पढ़ाया था ना एनर्जी सिस्टम मैंने लवकुश। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई भी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब वो खाना मेरे बॉडी में कैसे जा रहा है, मेरा बॉडी उसको कैसे तोड़ रहा है, उससे कैसे एनर्जी ले रहा है, और सारे मसल्स तक, टिश्यूज तक डेवलप मतलब भेज रहा है, ताकि मेरा बॉडी काम कर पाए। होता है ना, बोलते हैं मेटाबॉलिज्म अच्छा है, कुछ भी खाता है जल्दी पचा लेता है, जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये इंप्रूव हो जाता है। तो इंप्रूव होता है तो क्या होता है भैया, मुझे एनर्जी फटाफट जनरेट होगा, मैं खाऊंगा कुछ भी तो होगा, क्या हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, तो आपको एनर्जी मिलते जाएगा। तो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ एनर्जी, आपका एनर्जी का बढ़ते जाएगा कंजप्शन। ठीक है, फटाफट आपको बॉडी को एनर्जी मिलते रहेगा। फिर क्या बोला है, इंक्रीज इन लैक्टेट एसिड टॉलरेंस। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है जब मैं शॉर्ट टर्म में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पर वहीं पे मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो क्या बोल रहे हैं, आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं, जो लैक्टिक एसिड आपका पहले बन रहा था। क्यों बन रहा था, मैंने बताया आपको, भैया आप दौड़ने गए, अब आपके मसल्स को क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो क्या हो रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, यानी कि H+ आयंस बन रहे थे। अब क्या होगा, मेरा जो मसल्स है, जब मैं लॉन्ग टर्म में खेले जा रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर जा रहा हूँ, एक्सरसाइज किए जा रहा हूँ, अब उसको आदत लग चुकी है कि वो कम ऑक्सीजन में भी काम करना सीख चुका है। तो जो लैक्टिक एसिड था पहले बन रहा था शॉर्ट टर्म में, अभी लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। तो लैक्टेट एसिड को आप टॉलरेट करना सीख गए हैं। तो ये था आपका छठवां पॉइंट, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड टॉलरेंट। अब क्या बोला, डिलेड फटीग।
अब भैया सब कुछ मेरा लैक्टिक एसिड बन ही नहीं रहा मसल्स में जो पहले बन रहा था, तो मैं क्या जल्दी थकूंगा? नहीं थकूंगा ना। इसलिए बोलते हैं कि मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ली, खेलते गया, तो अब मैं जल्दी थकता नहीं हूँ। पहले जाता था तो एक राउंड दौड़ती थक जाता था, अब नहीं दौड़ रहा हूँ। फिर क्या बोला है, मायोग्लोबिन का स्टोरेज बढ़ रहा है। मायोग्लोबिन वैसी ऑक्सीजन रिच प्रोटीन होती है, ठीक है, मायोग्लोबिन। तो वही है आपका, बाइंड करके जा रही है, आपको ऑक्सीजन दे रही है बॉडी में। अब मायोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन रिच प्रोटीन है, अब ये जाती है तो आपको ऑक्सीजन दे रही है। अब इसकी स्टोरेज ही बढ़ गई, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, तो और ज्यादा ऑक्सीजन आपको ले जाके देगा। तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है किसका? एक्सरसाइज का ऑन मस्कुलर सिस्टम। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इंक्रीजेस स्टोरेज ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या था? जो ऑक्सीजन रिच प्रोटीन है, ऑक्सीजन ट्रांसमिट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर ऑफ सेल, तो और ज्यादा जनरेट कर रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ गए? तो ये हमारे 8 पॉइंट थे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। पहले हमने देखा शॉर्ट टर्म इफेक्ट, फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये चीज आपको हिंदी में दिया गया है, जिसको समझ नहीं आता है आप इसको एक बार रीड करिएगा। काफी अच्छे से मैंने एक एक चीजों को कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, मैंने उसको रीड नहीं किया एक एक चीजों को, वही चीज उसमें लिखा गया है। आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा, जब आपको नोट्स मिल जाएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए आपने कभी पढ़ाई नहीं है, आपका बायो कमजोर, एकदम कमजोर है, फिजियोलॉजी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने कहानी की तरह आपको बताने की कोशिश कर रही है। अब आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है, जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। भैया ब्लड सप्लाई बढ़ता है, पूछ देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम, वहां पे दे दिया इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, लैक्टेट बढ़ाएगा। फिर दे देगा मान लीजिए यहाँ से लैक्टेट टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो भैया आपको पहचानना पड़ेगा ना कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट था, शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं था। समझ गए ना? अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए बना लेंगे। तो यहाँ तो सभी लोग को क्लियर है, फटाफट बता दीजिएगा, फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा जो हमारी दूसरी टॉपिक है। आज हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हो गई, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा, इसको भी मूव ऑन करते हैं। पहले आप लोग बता दीजिएगा दूसरा टॉपिक जो हमारा मतलब पहला टॉपिक था आज का, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोगों को क्लियर है? फटाफट बता दीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सबको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बता दिया ना मैंने कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से, सिंपल ही आएगा। ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए आ जाए, कौन सा शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोगों को क्लियर है तो आगे मूव ऑन करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना। सारे टॉपिक आज नहीं कराऊंगा भाई, अभी 2 ही टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, अभी एक करा दिया और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आज, दूसरा वाला, ये वाला तीसरा वाला। कल इसको पढ़ोगे दोपहर में, और ये कल रात को 8 बजे। कल आपका कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस। फिर देखेंगे आगे कैसे प्लान करना है, एक प्लानर बना दूंगा आप लोग के लिए, उस हिसाब से हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग का बैकलॉग नहीं रहा होगा, काफ़ी सही चल रहा होगा आप लोग। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी यहाँ पे 2 सिस्टम को मिलाकर बना हुआ है। एक बना है कार्डियो वस्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। दूसरा क्या बोला? रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों को कंबाइन करके कार्डियो यानी कि हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हमारे बॉडी में काम करते हैं भैया, ऑक्सीजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भेज रहे हैं टिश्यूज तक, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करा रहे हैं, हमारे बॉडी को चला रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सक्रीट करा के। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें ना, अगर आपको एक पॉइंट में देखना है पॉइंटर्स में, ये एनसीईआरटी का ये पेज स्क्रीनशॉट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या बोला है? एक होगा इमीडिएट इफेक्ट यानी कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक होगा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या बोला है? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बोला है? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर बोला है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग से समझाऊंगा इसको। फिर आपको ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा आपका हार्ट का, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा।
डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, क्विक रिकवरी रेट, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में बात करते हैं। ये तो मैंने बता दिया, ये जब आप पढ़ा दूंगा ना मैं अभी आपको, तब आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अभी आपको किसी लोग पता नहीं होगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कैसे बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ थे, ये वाला स्लाइड था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट एक एक करके बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हो जाएगा। पहला क्या बोला है, इंक्रीज हार्ट रेट। अब भैया जब भी हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तो क्या होता है, धक धक करता है हार्ट, क्यों करता है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म एथलीट है तो उसका नहीं करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। पर जो शॉर्ट टर्म भाग रहे हैं तो हमारा बीपी बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है पूरा, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, बेसिकली मेरा हार्ट क्या होता है, पंपिंग मशीन होता है। जैसे आपके घर में होता है ना टुल्लू पंप होता है, बोलते हैं पानी पंप करता है, तेज भेजता है, तो ऐसे ही हार्ट आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करता है बॉडी में। तो एक्सरसाइज जब भी हम करेंगे तो भैया मेरे हार्ट को पंप करना पड़ेगा। अब पंप किस लिए करेगा, ज्यादा स्पीड से, हार्ट रेट तभी तो बढ़ेगा ना जब ज्यादा पंप करेगा। क्योंकि भैया मेरे मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना मसल्स को। अब ऑक्सीजन से कैसे मिलेगा, ब्लड से मिलेगा। अब मतलब ज्यादा ब्लड चाहिए, अब ब्लड कौन देगा, भैया हार्ट था, हार्ट पंप कर रहा है। तो हार्ट रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा भैया, पंप कर रहा था तो हार्ट रेट आपका बढ़ा ना, वही चीज है। दिस सडन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन is met by an increase in blood circulation which is achieved by the heart. In this process the heart rate increases. सिंपल सा था, वही चीज जो पहला वाला अभी मैंने समझाया ना, उसी से आप रिलेट कर लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ेगा ना, क्योंकि भैया ब्लड को मसल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी काम कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको मसल्स का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी काम करिए, आपको वहां पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, ब्लड के थ्रू ही आपको मिलेगा। So as the heart rate increases, blood circulation increases in the body to deliver oxygen to the muscles. As a result, the movement of blood flow increases to the tissues or organ. तो हर टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। फिर क्या बोला है, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड ड्यूरिंग वन बीट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है, कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका राइट एट्रियम, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, फिर ये होता है आपका राइट एट्रियम वेंट्रिकल, और ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप ड्यूरिंग वन बीट। एक बीट जो होता है ना हमारा हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट बोलते हैं, एवरेज है। एक बीट में कितना ब्लड यहाँ से रिलीज होता है। तो बेसिकली जो ब्लड होता है ना इस 4 चैम्बर से लेफ्ट वेंट्रिकल से ही रिलीज होता है, जो मेरे अरोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है। एक बीट में कितना आ रहा है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो भैया मैंने क्या बताया, डिमांड बढ़ा है, तो डिमांड बढ़ा है तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका कंप्रेशन रेट था, अब एक बार में इसको ज्यादा ब्लड भेजना पड़ेगा ना, तो वही बढ़ जाता है आपका क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे पॉइंट में देख रहे थे ना, यहाँ पे लिखा था स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप समझे ना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। अभी कार्डियक आउटपुट ही बात कर लेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ रहा है। तो ये सब आप इतना कंसेप्ट बता दिया ना, आपको खुद ही रिलेट कर लेंगे कि क्या चीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वही चीज लिखा है ना। तो भैया शॉर्ट टर्म में तो हमने देख लिया कि भैया स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि एक बार में उसको ज्यादा पंप ब्लड करना पड़ रहा है। तो आफ्टर एन एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इन वन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज टू 20 to 50%। वहीं पर जब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहले कम पंप कर पा रहा था, अब ज्यादा करता है जब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट में। हाँ, डिमांड राइजेस, सप्लाई राइजेस, ठीक है, कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट। फिर क्या बोला आपका, कार्डियक आउटपुट हो गया, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब भैया कार्डियक आउटपुट क्या होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट। मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बोला था, एक बार में, एक बीट में बोला था ना स्ट्रोक वॉल्यूम में, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो क्या आ जाएगा आपका, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब मैंने क्या बोला था भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम में एक बीट में कितना भेज रहा है। अब ऐसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज 72 बीट्स होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। वही चीज लिखा गया ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना है आपका, और स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो ये बढ़ा देता है आपका क्या, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब जो हमारा रेस्टिंग कंडीशन है, मान लीजिए मैं सो रहा हूँ, बढ़िया रेस्ट कर रहा हूँ, तो 5 लीटर प्रति मिनट से हिसाब से ये कार्डियक आउटपुट होता है एक ह्यूमंस में ऑन एन एवरेज, ठीक है, पर इंसान के साइज के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट
लेस देन 20 लीटर पर मिनट इन सेडेंटरी इंडिविजुअल्स, जो नॉर्मल इंसान है, टू 40 और पर लीटर मोर मिनट इन लाइट एंड्योरेंस एथलीट्स। तो एथलीट्स में इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसा आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे। तो चार चीजें थी जो समझने के लिए, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बन रहा है। इसी में क्या बोला है आपका, है हिंदी में, ठीक है, इसके मैं अगले स्लाइड में रखा है हिंदी में। ये सबसे क्वेश्चन कैसे बनेगा आप लोग के टाइम, ये पूछेगा भैया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब आपको वहां बताना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यही क्वेश्चन बनेगा, इस सिस्टम से बनेगा। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, तो वहां पे आपको क्लियर रहना चाहिए क्या होता है कार्डिक आउटपुट। और बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे तो आप उसको नॉलेज से ही कर लोगे, इतना मतलब सिंपल सा बनेगा। बाकी जो मैं एमसीक्यूज डालूंगा टेस्ट में टॉपिक वाइज, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो ये सब तो हमने देख लिया शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या क्या होगा। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो क्या बोला है, इंक्रीज साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। अब मेरा हार्ट को आदत लग चुकी है पंप करने की, ठीक है, तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी कंडीशन आ चुका है। अब मेरा हार्ट का क्या हो गया, साइज भी बढ़ चुका है और उसको स्ट्रेंथनिंग मिल चुकी है, क्योंकि उसने इतना काम कर लिया है, which helps in better performance. So it is also refers to a cardiac hypertrophy. तो enlargement of heart, strength of heart बढ़ रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं cardiac hypertrophy। फिर क्या बोला, लो लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो मैंने बताया था ना लैक्टिक एसिड भैया कैसे होगा। अब मेरा मसल्स आदत लगा चुका है बॉडी में, अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है कि लैक्टिक एसिड थके ना मैं जल्दी, अब वो कम ऑक्सीजन पे भी काम कर सकता है, तो लैक्टिक एसिड आपका कम फॉर्म होगा। फिर क्या बोला है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा आपका। फिर क्या बोला, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा। पहले क्या था कि ब्लड, मान लीजिए नॉर्मल सा आपका आर्टरीज के थ्रू ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो पहले भैया इसको प्रेशर बढ़ रहा था, इसमें बढ़ा था ना, क्योंकि ब्लड ज़्यादा चाहिए था, तो भैया ज़्यादा चाहिए था तो प्रेशर से जा रहा था। अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, अब इतना डिमांड ही नहीं है, क्योंकि आपका मसल्स पूरा अडेप्ट कर चुका है, जो भी आपका सिस्टम है, तो नॉर्मल कर चुका है आपका ब्लड प्रेशर को। फिर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, पहले क्या करना पड़ता था, जब भी मैं खेलने जा रहा हूँ हाफ रहा था, बहुत जल्दी थक जा रहा था। फिर जैसे ही मैंने ट्रेनिंग करते गया लॉन्ग टर्म में, तो अब मेरी हार्ट रेट कम हो जाएगी। क्यों, कैसे कम हो रही है, क्योंकि भैया पहले उसको बार बार बीट करना पड़ता था उतना एनर्जी देने के लिए, उतना ऑक्सीजन देने के लिए, अब उसको एक बार बीट करने से उतना एनर्जी मिल जा रहा है। अभी तो यहाँ मैंने बताया कि साइज एंड स्ट्रेंथ बढ़ चुका है हार्ट का। फिर क्या बोला, कैपिलरीज का नेटवर्क बढ़ चुका है। अब जो आपका कैपिलरीज सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, पहले एक था, अब ये बहुत सारे हो चुके हैं। अब बहुत सारे हो चुके हैं तो क्या होगा भैया, बहुत सारे सोर्सेज से मुझे ब्लड मिलते जाएगा। ब्लड मिलेगा यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा यानी कि सारा मेरा सिस्टम सही चलेगा। तो ये सब सिंपल सी चीजें थी, ठीक है, तो उतना इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको, सारी एक ही पॉइंट थी, जो ऊपर वाली थी ना मस्कुलर सिस्टम है, वैसे ही इसमें भी काम करती है। आप यहाँ से इसको रिकैप कर लीजिएगा, हिंदी में पूछ रहे थे ना, ये जो मैंने बताया था ना एक स्लाइड में दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आपका, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सब ये मैं समझने के लिए आपको बता दिया। बाकी जो जो रेड में है उसको लिख लीजिएगा। और कुछ कुछ टर्म्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, मतलब कैसे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो नसल कैविटी, फेरनेक्स, लैरनेक्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, फिर आपका एल्वोलाई होता है, जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है इसके अंदर। तो एक वीडियो देख लीजिए, समझिएगा, ठीक है। इसको देखिए, हवा ले रहा हूँ मैं नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नसल कैविटी में, एक सेकंड रुकिएगा, चल नहीं रहा, पता नहीं कट गया। देखिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा है, पूरा सीक्वेंस कैसे होता है। देखिए नॉस्ट्रिल्स के थ्रू गया, कुछ कुछ फिल्टर कर देगा आपका जो नॉस्ट्रिल्स का हेयर है, नेसोफेरिंक्स के अंदर जा रहा है, अब आपका गया लैरिंक्स है ना, वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंक्स। अभी एपिग्लोटिक्स ना आपका चम्मच की तरह, ये पॉज नहीं हो रहा है वीडियो, रुके मेरे को यहाँ पे दिमाग खराब।
अब देखो इसको, ठीक है, मैं पॉज करके क्योंकि आपको समझाना भी कुछ कुछ चीजें पॉज नहीं हो पा रहे वो। गया नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा जा रहा है अंदर। अब दिख रहा है ना जो आपको लैरिंक्स दिख रहा था, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। एल से याद करेंगे लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर यानी कि वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये काम करता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको क्या? एपिग्लोटिस दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, बाद में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। तो हमारा जो खाना खा रहे हैं ना, तो विंड पाइप में मत चल जाए, तो क्या होता है? एक एपिग्लोटिस होता है, चम्मच की तरह होता है, ठीक है, जो अलग कर देता है खाना पानी को, कि विंड पाइप में जो हवा जा रहा है उसमें खाना मत घुस जाए। तो चम्मच की तरह होता है, ऐसे आ रहा है ऊपर से, उसको अलग कर देगा, फूड पाइप में भेज देगा, इसोफेगस में। बस वही चीज बताना था मुझे, ठीक है। बाकी वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। एक बार वापस से प्ले कर दे रहा हूँ, शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। जाके जो बेसिकली दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये कहाँ हो रही है? बेसिकली एल्वुलाई के अंदर जा रहा है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई के अंदर एल्वुलस होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, फिर वो पूरा गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वुलस में होता है। एक बार वापस से पूरा प्रोसेस देखिए। तो जो मैंने बताया ना आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम का निमोनिक होता है, याद करने का इसको सिंपल सा। जैसे मान लीजिए आपसे सीक्वेंस पूछ दे, ठीक है, पूछना नहीं चाहिए वैसे, मान लीजिए पूछ दे, आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाने से पहले। तो सिंपल सा आपको मैंने दिखाया, नसल कैविटी आएगा, फिर फेरनेक्स आएगा, फिर लैरिंक्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंक्यूल्स आएगा, एल्वोलाई आएगा। तो सिंपल सा ट्रिक करके याद कर लीजिएगा। नॉटी पीपल लव टू ब्लो बिग एयर, समझ गए? अब उठ पटांग अच्छे से याद होता है ना हमें। नॉटी पीपल लव टू ब्लो बिग एयर, सिंपल सा हो गया। अब कुछ कुछ हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। और कुछ फिर बात करूंगा मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारे बॉडी में? 500 ml मान लीजिए। तो क्या होता है नॉर्मल जो मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ? एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग। मैं जानबूझ के पूरा जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ, क्वाइट ब्रीदिंग, ऑर्डिनरी ब्रीदिंग जैसा मैं करता हूँ नॉर्मल। तो 500 ml का होता है, अंदर जा रहा है जब बाहर जा रहा है। टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग। दूसरा आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व मतलब बचा हुआ होता है ना, इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पायर किया, मतलब अंदर लिया। तो इट इज द एडिशनल वैल्यूज ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन बाय फोर्स इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम क्या था? नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम था आ रही है हवा, जा रही है लंग्स में। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नॉर्मल तो था, अब मैं फोर्सफुली कितना एडिशनल वॉल्यूज ऑफ एयर इनहेल कर पाया बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये होता है अप्रोक्स 3.3 लीटर ऑन एन एवरेज। तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या बोला है आपका? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी मतलब एक्सपायर बोलेगा। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड बाई फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ब्रीदिंग चल रहा है, अब मैंने कितना एक्सपायर कर पाया
तो ये क्या हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। तो ये होता है आपका एवरेज 1 लीटर। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड बाय अ फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन। यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग था, जैसे टाइडल वॉल्यूम है यहाँ पे 500 ml नॉर्मल है। अब आपने कितना लिया नॉर्मल, ठीक है, पूरा घींच लिया अंदर में, फिर कितना रिलीज किया, तो मैंने बताया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही तो बताया ना, वाइटल कैपेसिटी क्या बोला, अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड बाय अ फोर्स एक्सप्रेशन आफ्टर अ फोर्स इनहेलेशन। तो पूरा ले लिया भैया, 500 तो नॉर्मल था ही पहले से, जो ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग में चल रहा था। फिर 3300 ml मैंने ले लिया, अब मैं कितना रिलीज करूंगा, 1 लीटर। तो टोटल कितना होता है वाइटल कैपेसिटी, 4800 ml होता है आपका, समझ गए। अब रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब बच गया कितना, सब कुछ करने के बाद आपके लंग्स में। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स ऑन फोर्स एक्सप्रेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा हूं, अब मैंने पूरा एक्सपायर कर दिया, फिर भी मेरे लंग्स में कितनी हवा बच गई, 1.2 लीटर बच गई आपकी फिर भी। तो ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि बचा हुआ वॉल्यूम। तो सबको जोड़ दोगे ना तो टोटल लंग कैपेसिटी आती है, मतलब आपकी लंग की पूरी कैपेसिटी कितनी है। तो इट इज द सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी मैंने ऊपर वाले तीनों को जोड़ दिया था। तो इट इज द सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ऊपर वाली सारी कैपेसिटी पर जो बच गया था दोनों को जोड़ दिया, तो 6 लीटर का आपका ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। विंड पाइप में चल जाएगा और क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा अंकित, और क्या होगा। तो ये समझ गया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थी, ये सब पूछते हैं, ठीक है, कंसेप्ट कितना होता है, इसका क्वांटिटी आपसे नहीं पूछेगा, ये सब क्वांटिटी, पर क्या होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है ना, क्योंकि अभी कुछ कुछ एग्जाम्स में भी था ना, तो सेम सिलेबस ही था आपका, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पे एमसीक्यूज में ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, जो क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन क्वेश्चन ये सबसे आते हैं, ठीक है। तो ये सब सिंपल सा है, एक बार पढ़ लोगे ना तो दिमाग में रहेगा कि पढ़ा था मैंने, ये होता है, करके देखो प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल सा, एक बार में याद हो जाएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, सिंपल सा है। एरोबिक कैपेसिटी, मैक्सिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन योर बॉडी कैन कंज्यूम ड्यूरिंग मैक्सिमल इंटेंस एक्सरसाइज, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो आप वर्कआउट कर रहे हैं। एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक हो जाता तो विदाउट द ऑक्सीजन हो जाता। एथलीट आर्ट क्या हो गया, एथलीट आर्ट यानी कि नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि कोई बीमारी वाली कंडीशन नहीं होती है, आपने अपने हार्ट को इतना बना लिया है, इतना डेवलप कर लिया है कि वो होता ना कि हार्ट रेट बढ़ रहा है एक इंसान का, नॉर्मल जाता है तो बढ़ रहा है हार्ट रेट, एथलीट हार्ट क्या होगा, उसका हार्ट रेट कम हो जाता है। तो जो हार्ट रेट कम हो जाता है ना, तो उसका हार्ट बड़ा हो चुका है, उसका साइज बढ़ चुका है, अब वो एक बार में ही उतना पंप कर दे रहा है कि इंसान का, उस एथलीट का काम पूरा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एथलीट्स हार्ट। तो उसका जो नॉर्मल हार्ट रेट है ना वो कम हो जाता है, जितना अच्छा एथलीट रहेगा, जितना अच्छा एंड्योरेंस वाला एथलीट रहेगा ना, उसका उतना कम एथलीट्स हार्ट रेट रहेगा, 25, 30, 35 ऐसे रहेगा, और नॉर्मल इंसान का 72 मानते हैं हम, एवरेज चलता है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट तो मैंने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, अगर यहाँ पे पर मिनट की जगह पर बीट आ जाता तो क्या हो जाता, याद करो मैंने बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता, ठीक है। और पर मिनट आ गया यहाँ पे, तो पर मिनट में क्या आ जाएगा आपका, कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यहीं पे लिखा था, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कंप्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। हाइपरट्रॉफी क्या हो गया, मसल्स का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज मस्कुलर साइज अचीव थ्रू द एक्सरसाइज, हमने पढ़ लिया। हार्ट रेट जिसको पल्स रेट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन पर मिनट। तो ये सारा था आपका, 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया आज के क्लास में, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, दूसरा था आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको पढ़िएगा दोबारा तब समझ में आएगा, जिसका थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है आप मान लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि थोड़ा साइंटिफिकली टर्म्स हैं, एनाटॉमी में घुसना पड़ेगा इसको समझने से पहले। बाकी कहानी की तरह मैंने तो बताने की कोशिश करी, उतना अंदर जाके नहीं बताया एक एक लाइन टू लाइन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो भी आएगा ना आप सारे कर लेंगे इस टॉपिक से आएगा तो। एथलीट्स हार्ट क्या होता है बेसिकली, एक होता है, मान लीजिए आप एथलीट है कि नहीं है, पहले ये बताइए मुझे। आपने पूछा मेरे से एथलीट्स हार्ट क्या होता है, समझ नहीं आया, तो आप एथलीट हैं अनुष्का की नहीं है, आप मुझे पहले ये बता दीजिए, अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो क्लियर। ठीक है बता दूंगा, ठीक है। देखिए एथलीट हार्ट ये कंडीशन होता है नॉन पैथोलॉजिकल, यानी कि बीमारी से नहीं हुआ है वो कंडीशन,
नहीं है ना एथलीट, तो आप अगर मैं आपको बोल दूंगा कि अनुष्का आप जाओ ग्राउंड का 1 किलोमीटर दौड़ो, तो आपको क्या होगा, हार्ट पंप हो जाए, फूल जाएगा, आप भाग ही नहीं पाओगे, आपका हार्ट फटाफट बीट करना पड़ेगा, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। तो एथलीट हार्ट वो कंडीशन होती है कि उस एथलीट ने अपने आप को इतना ट्रेनिंग करा दिया है कि उसका हार्ट हार्ट जो थी ना उसकी साइज बढ़ चुकी है। अब वो एक बार में इतना पंप कर दे रही है ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन जा रही है, कि उसको बार बार पंप नहीं करना पड़ा उसी काम को करने के लिए। तो उसकी क्या होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, कम होगी ना। अब आपकी हार्ट रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया ही नहीं है, और जिसने ट्रेनिंग कर लिया है तो उसके हार्ट को क्या बोलेंगे, एथलीट्स हार्ट बोलेंगे। समझ में आ गया होगा अब आपको। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आपके फिर से डाउट आ रहे हैं, एक बार वापस से मैं फटाफट रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। राघव आपका कोई डाउट है तो डायरेक्ट पूछ लीजिए, ठीक है, हाय हेलो मत करो यहाँ पे। चलिए, मैंने बताया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग, ऑर्डिनरी क्वाइट ब्रीदिंग में ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, टाइडल वॉल्यूम हो गया। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग चल ही रहा था। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुली आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, तीनों का जोड़ हो जाएगा, मतलब कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो एक टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो 4.8 लीटर यानी कि 48 ml आपका आता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी कितना और बच गया, रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए, यानी कि पूरी आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब बताइए आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो फटाफट। चलिए ठीक है, रिवीजन भी कराऊंगा, मॉक्स भी कराऊंगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज आपको नोट्स में नहीं दूंगा, नोट्स कल दूंगा, ठीक है, जब कंप्लीट करा दूंगा ना कल आपको मैं दे दूंगा नोट्स। आज नहीं मिलेगा नोट्स, याद रखिएगा, डेली मिल जाता है पर आज नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उसमें चेंजेस करने मुझे, और फिर आपको कल मिलेगा नोट्स, एक साथ ही मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा यूनिट आपका। ओके, थैंक यू। कोई डाउट डाउट तो नहीं है आप लोगों के मन में। ओके, बाय, गुड नाइट।